नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में। हमने अपने पिछले भागों में प्रकाश का परावर्तन और अपरावर्तन के बारे में जाना। प्रकाश के परावर्तन और अपरावर्तन में पढ़ते हुए हमने पूरे पाठ के बारे में, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी और महत्वपूर्ण विषयों के बारे में भी हर बात को जाना। तो आज की वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए कुछ प्रकाश के परावर्तन और अपरावर्तन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और उन्हें एक एक करके हम आपको समझाएंगे और एक एक करके उनको आपको बताएंगे कि किस घटना के कारण, किस कार्य से कौन सी घटना पूर्ण हुई है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आता है कि मरीचिका किसका उदाहरण है? अपवर्तन का, पूर्ण आवर्तन परावर्तन का, विक्षेपण का या विवर्तन का? तो मरीचिका, जब हमने अपने पाठ में आपको पूर्ण आवर्तन परावर्तन के बारे में बताया था तो उसमें आपको समझाते हुए यह बताया था, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ चलती है तो उसका मान जब क्रांतिक कोण से बढ़कर हो जाता है तो वो वापस अपने ही माध्यम में चली जाती है। तो मरीचिका जो है हमारा पूर्ण आवर्तन परावर्तन का ही उदाहरण है। पर मरीचिका होता क्या है? मरीचिका हमारे प्रकाशीय भ्रम पैदा करती है हमारी आंखों पर। जब कभी भी हम रेगिस्तान में देखते हैं तो हमें दूर ऐसा महसूस होता है कि पानी है, लेकिन वास्तव में अगर वहां जाकर देखें तो वहां पानी नहीं होता है। तो यह घटना किस कारण से होती है? यह घटना हमारे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होते हैं। कभी कभी तो हमें ऐसा भी प्रतीत होता है कि रेगिस्तान में अगर पेड़ खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब हमको, या वो पेड़ हमको उल्टा दिखाई देने लगता है, जबकि वास्तव में कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पेड़ अगर किसी जगह पर खड़ा हुआ है तो वो आपको उल्टा दिखाई दे नहीं। तो ये किस कारण से हो जाता है? ये इस कारण से हो जाता है कि जब प्रकाश हमारे पेड़ की तरफ पड़ता है तो वो माध्यम हमारा कौन सा माध्यम होता है? सघन माध्यम होता है। वो माध्यम हमारा सघन माध्यम होता है और रेगिस्तान के अंदर की परत विरल माध्यम हो जाती है। रेगिस्तान के अंदर की परत विरल माध्यम हो जाती है। जब प्रकाश पेड़ से टकराता है और टकराने के बाद वो वापस उसी माध्यम से वापस चला जाता है तो पेड़ का जो प्रतिबिंब है हमें उल्टा दिखाई देने लगता है। तो ये पूरी की पूरी जो घटना होती है ये हमारे प्रकाशीय भ्रम के कारण होती है, और वास्तव में ऐसा वहां पर कुछ भी मौजूद नहीं होता है। वहां पर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं होता है। तो पहले प्रश्न में मरीचिका जिसका उदाहरण है वो ना तो अपवर्तन का उदाहरण है, ना ही विक्षेपण का उदाहरण है, ना ही विवर्तन का। वो अगर उदाहरण है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। किसका है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो हमारा प्रश्न क्या कहता है? इंद्रधनुष किसके कारण से बनता है? इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के बारे में भी अगर हम बात करें तो इंद्रधनुष हमने कभी देखा है कि बारिश का मौसम आता है, अब बारिश हो जाती है और आकाश एकदम हमारी आकाश में नजर जाती है तो वहां 7 रंग की एक पट्टी दिखाई देती है जो गोलाकार में होती है। वास्तव में क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो घटना है हमारा प्रकाश केवल सफेद रंग का है, तो बाकी के रंग कहां से आए? बाकी के रंग कहां से आए? तो इसके लिए हमको यह बात समझनी होगी कि ये रंग तभी उभरेंगे जब इस रंग के विपरीत दिशा में सूर्य होगा। इसके विपरीत दिशा में सूर्य होगा और सूर्य का प्रकाश जब हवा में मौजूद पानी की बूंदों से टकराएगा तो वहां पर क्या होगा? विवर्तन। वहां पर क्या होगा? आपका परावर्तन और अपवर्तन वहां पर होगा, और उसके होने के कारण हमको उस पानी के बूंदों में क्या दिखाई देंगे? रंग दिखाई देंगे। जब हमने आपको ये इस पाठ में पढ़ाया था तो हमने आपको यह भी बताया था कि जब कोई श्वेत रंग की प्रकाश जब प्रिज्म में होकर टकराती है तो वो सामने के पर्दे पर 7 रंग प्रदर्शित कर देती है। तो वही सब कुछ हमारे इंद्रधनुष के साथ भी होता है कि जब प्रकाश किरण हमारे बारिश की बूंदों से आकर टकराते हैं तो वहां पर हमारे 7 रंग उभर जाते हैं, और सबसे नीचे बैगनी रंग होता है जिसका गोलाकार सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ऊपर हमारा लाल रंग होता है जो कि ज्यादा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष की ये जो घटना घटती है वो किसके कारण से घटती है? आपके परावर्तन
परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण घटती है। अब हम आगे अपना तीसरा प्रश्न लेते हैं कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी। जब मैंने आपको वर्ण विक्षेपण समझाया था तो उस टाइम भी आपको यह बताया था कि हमारे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसने खोज की थी। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हमारे आइजैक न्यूटन ने की थी। आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज की थी और खोज करके हमको यह बताया था कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी किस तरीके से होता है। तो इसका जो जवाब है आपका वो है न्यूटन। इसका जवाब है न्यूटन। अब इसमें आगे बढ़ते हुए हम चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न आता है, किस भौतिक कारक के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते और हम क्या कहते हैं। भौतिक कारक सवाल है हमारा, भौतिक कारक, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को किसकी सहायता से देख पा रहे हैं। अगर आप ये सोचिए, अगर प्रकाश ही ना हो, अगर प्रकाश नहीं होगा तो क्या हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। अब रात के अंधेरे में हम अगर ये सोचें कि पूरी तरफ लाइटें बंद हो जाएं, लाइट के बंद होने के बाद हमको क्या क्या दिख सकता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें चीजों का आभास होता है कि हाँ भाई ये चीज यहां पर मौजूद है। तो अगर प्रकाश ही नहीं होगा तो क्या हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो कौन से भौतिक कारण के कारण हम सभी वस्तु को देख पाते हैं, उसका उत्तर है प्रकाश। कि हम प्रकाश के ही कारण जितनी भी वस्तु होती है उनको देख पाते हैं। तो प्रकाश हमारा क्या है, वो भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वहां पर बनने वाली सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। अब हमारा पांचवा प्रश्न आपके सामने लेकर आते हैं। और पांचवा प्रश्न क्या है, एक उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा डैश 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 होता है। वास्तविक, आभासी और अभिवर्धित, आभासी छोटा और सीधा और अभिवर्धित। तो जब हमने आपको उत्तल दर्पण के बारे में बताया था, तो हमने आपको यह बताया था कि जो प्रतिबिंब हमारा उत्तल दर्पण बनाता है वो आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है, छोटा, क्या होगा, छोटा होगा और सीधा होगा, क्योंकि प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर आकर फैल जाती हैं और जहां पर आकर वो किरणें मिलती हैं वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत छोटा बनता है लेकिन सीधा होता है, और सिर्फ हमें उस प्रतिबिंब का आभास होता है कि यहां पर कोई वस्तु दिखाई दे रही है। तो हमारे जो उत्तल दर्पण हमें जो प्रतिबिंब बनाएगा वो क्या बनाएगा, आभासी, छोटा और सीधा बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि आपतन कोण 45 डिग्री का है तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो दोस्तों बहुत जल्दी से पीछे अपने आप को रिवाइंड कीजिए और सोचिए कि सबसे पहली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था। सबसे पहले मैंने आपको यही तो बताया था, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर टकराती है तो समान कोण बनाते हुए वापस चली जाती है। तो उसमें क्या देखा था हमने कि अगर आपतन कोण 45 डिग्री का है, अगर आपतन कोण 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का, तो थोड़ा सा अगर हम बात करें इस पे, ये हमारा आपतित किरण आ गई और यहां से टकराकर ये वापस चली गई। इनको जो बीच में बांटता है वो क्या करता है, हमारा अभिलंब, क्या करता है, अभिलंब। और आपतन कोण क्या हो गया, I, और परावर्तित कोण क्या हो गया, R। अगर आपतन कोण 65 डिग्री का होगा, अगर आपतन कोण 65 डिग्री का होगा तो दोस्तों हमारा परावर्तन कोण भी क्या होगा, परावर्तन कोण भी 65 डिग्री का ही होगा। यह हमारा परावर्तन का दूसरा नियम था, जिसमें कि हमने बताया था कि एंगल I बराबर एंगल R के होता है, एंगल I बराबर एंगल R के होता है। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा, 45, 25, 65 या 40। तो हमारा सही विकल्प होगा 65 डिग्री का। अगर आपतन कोण 65 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 65 डिग्री का ही होगा।
अब चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न, हमने जब ये पाठ शुरू किया था तो आपको बताया था कि दो तरह के दर्पण होते हैं। पहला दर्पण समतल दर्पण, दूसरा दर्पण गोलकाय दर्पण। गोलकाय दर्पण में हमारे उत्तल और अवतल दर्पण होते हैं। तो समतल दर्पण में हमें क्या, एक समतल दर्पण हमेशा बनाता है, क्या बनाता है समतल दर्पण? समतल दर्पण फ्लैट सरफेस, मतलब कि ऐसा दर्पण जिसका पिछला भाग या कोई एक भाग हम क्या करते हैं, सिल्वर से पॉलिश करके रखते हैं और दूसरे भाग को हम क्या करते हैं, एक दर्पण की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो एक समतल दर्पण हमेशा क्या बनाएगा, आभासी सीधा प्रतिबिंब, आभासी उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब या वास्तविक सीधा प्रतिबिंब। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमेशा क्या होगा? पहली बात तो हमारा जो समतल दर्पण होता है वो हमेशा क्या बनाता है, वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। क्या सीधा बनेगा? अगर वास्तविक के साथ हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा या वास्तविक या सीधा प्रतिबिंब बनेगा? नहीं, हमारा जो समतल दर्पण हमेशा बनाता है वो क्या बनाता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, जो हमें विजुअलाइजेशन में सीधा दिखाई देता है। अगर हम समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी बिल्कुल हमको सीधा दिखाई देता है, लेकिन प्रतिबिंब जो उसमें उभरता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। अब आ जाते हैं मनुष्य की आंख में किस व्यक्ति का प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य की आंख में किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब बनता है। कहां बनता है? अभी मैंने पिछली क्लास में मानव नेत्र आपको पढ़ाया था और मानव नेत्र में मैंने आपको मानव नेत्र के कई भाग आपको समझाए थे, जिसमें कि एक भाग हमारा क्या था, कॉर्निया भी होता है। कॉर्निया जिसमें कि और आइरस, पुतली, रेटिना, ये चारों तरह के भाग होते हैं और हमने ये बताया था कि कौन सा भाग किस तरीके से कार्य करता है। तो हमारा प्रश्न क्या है कि मनुष्य की आंख में किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्या बनता है, कहां पर बनता है, ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, कॉर्निया में, आइरिस में, पुतली में, रेटिना में। तो अगर आप थोड़ा सा पिछली क्लास में जाएं और देखें तो मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा प्रतिबिंब उभरता है वो हमारा रेटिना में उभरता है, रेटिना पर उभरता है और वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो हम अगर किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को देख रहे हैं तो वो व्यक्ति हमारा जो प्रतिबिंब बनाएगी, हमारी आंखें, वो रेटिना पर बनाएगी। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है, रेटिना। अब अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है? हमको यह बताना है कि हमारे प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक रंग हो गए? नीला, पीला और लाल, नीला, हरा और लाल, पीला, हरा और लाल, लाल, पीला और हरा, नीला, पीला, लाल, या नीला, हरा, लाल, या पीला, हरा और लाल, या फिर हमारा नीला, पीला और हरा रंग। तो प्राथमिक रंग हमारे कौन से हो गए? तो प्राथमिक रंग हमारे 3 होते हैं, नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल के सहायता से और भी कितने ना जाने रंग का निर्माण कर लेते हैं। तो हमारे जो स्टैंडर्ड कलर होते हैं वो क्या होते हैं? ब्लू, ग्रीन और रेड, ब्लू, ग्रीन और रेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण। हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न यह है कि शरीर के आंतरिक अंगों को, शरीर के आंतरिक अंग मतलब कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं जिनको हम एक्सरा कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं या एंडोस्कोपी भी कराते हैं। तो वो तकनीकी किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, व्यक्तिकरण पर या विवर्तन या ध्रुवण पर। देखिए, अगर प्रकाश किरण किसी माध्यम में जाती है और वापस उसी माध्यम में आ जाती है, अंतर क्या है? परावर्तन। परावर्तन में तो मैंने आपको यह बताया था कि प्रकाश किरण जब किसी सतह पर जाती हैं तो टकराकर वापस
समान कोण बनाते हुए आती हैं। लेकिन यहां पर प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जा रही है, मतलब कि प्रकाश किरण आई, हमारे शरीर से आकर टकराई और हमारे शरीर में गई, तभी तो हमारे एंडोस्कोपी होगी, तभी तो हमें अंदर के बारे में पता चलेगा। तो ऐसी कौन सी घटना है जो हमारी इस घटना को पूर्ण करती है? तो वो है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वो हमारा क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों? अगर प्रकाश किरण हमारे शरीर में आएंगी और वापस उसी माध्यम में वापस चली जाएंगी तो हमें अंदर की छवि साफ साफ रूप से दिखाई देंगी। और ये जो छवि है और ये जो घटना है ये हमारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अब आ जाइए, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष, निकट मायोपिया, और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त होता है, जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त होता है, वो पास की चीजें तो देख लेता है पर दूर की वस्तुओं को ठीक प्रकार से नहीं देख पाता है। दूर की चीजों को ठीक प्रकार से नहीं देख पाता। तो ये जो दृष्टि दोष होता है इसको अंग्रेजी में हम मायोपिया कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूसरा जो दोष होता है वो हमारा क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया। वो क्या होता है हमारा? जो कि जिसमें कि व्यक्ति पास की चीजें साफ तौर पर नहीं देख पाता, दूर की चीजें साफ तौर पर देख लेता है। तो ऐसे में किस लेंस का प्रयोग करके हम इस दोष को दूर कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो आंसर है आपका अवतल लेंस। कौन सा है? अवतल लेंस। अगर हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो हमारे निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, निकट दृष्टि दोष के अंदर मनुष्य पास की चीजों को ठीक प्रकार से नहीं देख सकता है, दूर की चीजें साफ तौर पर देख लेता है। और अगर हमें इस दोष को ठीक करना है तो उसके लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? अवतल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? अवतल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? दोस्तों देखिए, एक बात समझिए, ऐसा तो नहीं है कि हम छत पे खड़े हो गए और बहुत दूर तक हमें दिखाई देता ही जा रहा है और हम देख पा रहे हैं, तो फिर तो हमारी आंखें बहुत अच्छी हो गई। ऐसा भी तो होगा कि हमारी विजुअल लेंथ भी होगी, विजुअल डिस्टेंस भी होगी। तो विजुअल डिस्टेंस, तो यही यहां पर पूछा जा रहा है कि स्पष्ट दृष्टि दोष, मतलब कि स्पष्ट दृष्टि दोष, ये स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी होती है क्या? 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो हमारे स्पष्ट दृष्टि दोष की जो दूरी होती है, जहां तक हम देख पाते हैं स्पष्ट रूप से, दिखता तो दूर तक का ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन दूर पे हमें से चीजें आभास होता है कि हाँ भाई वहां पर कोई खड़ा है, पर कौन खड़ा है स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा। अगर स्पष्ट चीजें देखनी है तो उसकी दूरी फोकल लेंथ जरूर होगी, तो वो क्या है? हमारी 25 सेंटीमीटर होती है। वो क्या होती है? हमारी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। तो अगले प्रश्न में हम देखेंगे सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है लाल, पीला। लाल क्या होता है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश लाल, पीला, नीला, बैंगनी। तो जब हमने आपको समझाया था उसमें आपको तरंग दैर्ध्य के बारे में भी बताया था, वेवलेंथ। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? बैंगनी, जिसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है लेकिन दिखाई सबसे ज्यादा देता है। सूर्य जो आकाश होता है हमारा, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देने का सबसे बड़ा कारण है ये बैंगनी रंग, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य तो कम होता है लेकिन विचरण बहुत अधिक होता है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो इसका उत्तर क्या है? बैंगनी। इसका उत्तर क्या है हमारा? बैंगनी। ठीक है, वाहनों में प्रयुक्त होने वाला
वाहनों में प्रयुक्त होने वाले पीछे देखने वाला दर्पण निम्न होता है। अब वाहनों में हर गाड़ी के अंदर शीशा लगकर आता है, जिसमें कि हम बैठकर, ये तो यानी गाड़ी चलाते हुए पीछे बार बार मुड़कर देखते हैं कि हाँ भाई पीछे कौन आ रहा है, ट्रक आ रहा है, गाड़ी आ रही है, कौन आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो वो दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, या इनमें से कोई भी नहीं होता है। तो हम जो प्रयोग करते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, और वो दर्पण कौन सा होता है? हमारा उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? हमारा उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। वाहनों के पीछे इसमें क्या आभास होता है कि जो वाहन दूरी से आ रहा है वो हमें थोड़ा नजदीक आता हुआ दिखाई देता है कि वो हमारे नजदीक है, जिससे कि हम ये सावधान होते हैं कि कोई गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा यह कहता है कि आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रतिकिरण कम होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशेषण सबसे कम होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश नीला क्यों दिखाई देता है ये मैंने अभी भी आपको बताया था, क्योंकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और तरंग दैर्घ्य के साथ उसका विचलन सबसे अधिक होता है, इसलिए हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। और आकाश नीला दिखाई देने के लिए आकाश का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसका जो उत्तर है वो ए है। नीला प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण हमें आकाश है पूरे तरीके से नीला दिखाई देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यह कहता है, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल प्रकाश का, यह बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब कभी भी हम गाड़ी लेकर जाते हैं तो सिग्नल पर लाल रंग का प्रकाश हमको कहता है रुक जाइए खतरा है, अब बहुत दूर से दिखाई देता है। वो किस कारण से दिखाई देता है? वो इसी कारण से दिखाई देता है। क्यों? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तो खतरे के संकेतों के लिए प्रकाश रंग का प्रयोग, खतरे के संकेतों के लिए प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर पहला है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम। दूसरा क्यों? लाल रंग कब से आंखों के लिए आरामदायक हो गया? अगर लाल रंग की रोशनी अभी आंखों में मारे तो आंखें खराब हो जाएंगी भाई। और सबसे कम इसका रासायनिक प्रभाव कहां से आ गया? जो भौतिक कारणों के द्वारा हो रहा है वहां रासायनिक प्रभाव का कोई असर नहीं होता, और हवा द्वारा अवशोषण की तो कोई बात ही नहीं है। तो हमारा इसका जो उत्तर होगा वो पहला होगा, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए खतरे के संकेतों के लिए हम लाल प्रकाश का प्रयोग करते हैं, लाल प्रकाश का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपवर्तित रंग होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपवर्तित रंग कौन सा होता है? लाल, नीला, बैंगनी, हरा। देखिए सबसे बड़ी बात, हमारा सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है और सबसे ऊपर लाल रंग होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसमें होगा? बैंगनी रंग में। तो प्रकाश का जो हमारा प्रकीर्णन होगा वो हमारा बैंगनी रंग के साथ सबसे अधिक होगा, क्योंकि यही रंग सबसे ज्यादा दिखाई देता है। सूर्य सुबह और शाम ही दिखाई देता है लाल रंग का, लेकिन पूरा आकाश नीला दिखाई देता है, इसीलिए प्रकाश का प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपवर्तित रंग कौन सा होगा? बैंगनी रंग होगा। ठीक है। अपवर्तित रंग सबसे अधिक कौन सा होगा? बैंगनी रंग होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि समुद्र भी नीला क्यों प्रतीत होता है? तो अधिक गहराई के लक्षण के कारण। भाई समुद्र गहरा तो बहुत होता है, भाई मैं तो नहीं कूदूंगा उसके अंदर, डूब के मर जाऊंगा। तो अधिक गहराई के कारण, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, जल के ऊपरी सतह के कारण। पहली बात, ये तीनों गलत
जो हमारे दिए गए उनके बारे में आपको बता दूं कि जल की ऊपरी सतह के कारण हमारा जो समुद्र का जो पानी है वो नीला दिखाई नहीं देता है। पहली बात तो ऊपरी सतह से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। दूसरा, जल के नीले रंग के कारण, जल कभी भी नीले रंग का नहीं होता है तो नीला दिखाई क्यों देगा? ठीक है, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का ना, बिल्कुल सही बात है। जल के अंदर जो कण होते हैं उन कणों से टकराकर जो प्रकाश फैलता है और उस घटना को, वो घटना कौन सी है? प्रकीर्णन। तो उसी की वजह से जल के कणों के कारण हमें समुद्र का जो जल है वो नीला दिखाई देता है, और अधिक गहराई के कारण तो कुछ भी नहीं होता। गहराई से इसका क्या मतलब? गहराई तो बहुत गहरी है, नीला रंग के नीचे से आ रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो सही विकल्प है, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमारा समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होने वाली घटना है। हीरे का चमकना, कांच के चटका भाग चमकीला दिखाई देना, रेगिस्तान में मरीचिका दिखाना, रेगिस्तान के पेड़ अथवा वस्तुओं का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देना, ये सब सारी ऐसी घटनाएं हैं दोस्तों जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमारी होती हैं। कभी आपने देखा होगा कि गाड़ी का शीशा बीच में चटक जाता है, तो अगर रात के समय हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उस जगह ज्यादा चमकीला प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि उस जगह टकराकर प्रकाश फैलता है चारों तरफ और उस जगह हमें अलग सी चमक दिखाई देती है। तो हीरे का चमकना भी इसी कारण से होता है, हीरे का चमकना भी इसी कारण से होता है क्योंकि हीरे की सतह पर अलग अलग क्या होते हैं? किनारे होते हैं, और जब प्रकाश उन किनारों से आकर टकराता है तो चारों तरफ उस प्रकाश को बिखेर देता है। तो हीरे का चमकना तो इस कारण होता है। कांच के चटके भाग का चमकीला दिखाई देना इस कारण होता है कि अगर कांच चटक जाता है, उस पर प्रकाश किरण पड़ती है तो वहां पर भी टकराकर प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। इस कारण वो जो पट्टी होती है वहां पर प्रकाश सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। ये मैंने अभी आपको बताया था। रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाई देना क्या है? ये भी आपका पूर्ण आंतरिक रिफ्लेक्शन के कारण हमको ये सब चीजें दिखाई देती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो प्रश्न मैंने आपको बताए वो प्रश्न आपको सबको समझ में आए होंगे, और इसी तरीके से हम आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आगे की सीरीज लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन दें, हमारे को मैसेज दें, जिससे कि हम आपके सामने ज्यादा से ज्यादा अच्छी वीडियो लेकर आ सकें। जय हिंद, जय भारत।